हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट आपका 2023 आपका कब का आया हुआ है, लेकिन अभी बीपीएससी की 2.0 की वजह से आपका ये सीटेट का प्रैक्टिस रुका हुआ था। तो अब तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है बीपीएससी 2.0। अब हम बात करेंगे, टारगेट रहेगा हमारा सीटेट पे। और सीटेट का एग्ज़ाम जो आपका डेट है, तो ये डेट आपका है 21 जनवरी है, ठीक है ना। 21 जनवरी को आपका ये डेट दिया गया है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा मैटर आ रहा है कि इसी डेट में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जिसमें से जो है इस जो सीटेट वाला डेट है, इसको हो सकता है पोस्टपोन किया जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे इसमें बैठ ना सकें, ऐसा नौबत ना आए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों के सामने दो रास्ता आ जाएगा, वो सीटेट दें या फिर अपना दूसरा वाला एग्ज़ाम दें, ठीक है ना। तो इस बात पे ध्यान देना है। और इस बात को ध्यान देते हुए अगर ये पोस्टपोन किया जाता है सीटेट का, तो आपको और टाइम मिल जाएगा। लेकिन बात करें तो आपको 21 ही मानकर चलना होगा, जनवरी 21। और प्रैक्टिस के लिए 21 जनवरी तक आपके पास 1 मंथ है, बहुत है। अगर प्रैक्टिस 1 मंथ कर लिया आपने सारे प्रीवियस ईयर, तो सीटेट के लिए बेनिफिट है इतना, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगी, थ्योरी नहीं करवाऊंगी। और प्रैक्टिस के साथ आपका इसमें डिटेल भी होगा, यानी क्वेश्चन अगर होगा ये आपका, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी होगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू और भी आपके पास नॉलेज जाने वाला है, ठीक है ना। और बात करें हम, तो ये यूथ कंपटीशन का रहने वाला है सारा प्रीवियस ईयर, ये वो उसी बुक से है, ठीक है ना। तो जितने भी वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, आपका जो ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन वाला सबसे ज़्यादा है, तो ऑनलाइन वाला भी आपका करवाया जाएगा सारा। और इसमें देख सकते हैं सारा डेट वाइज रहेगा, ठीक है ना। बात करें हम, तो आज से आपका सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट है ये शुरू कर रही हूँ मैं। और इस सीटेट के में आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा मैं करवाऊँगी, इसमें आपका हो जाएगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। फिर आपका रह जाएगा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। इंग्लिश का तो ये आपका बाद में करवाऊंगी, इसमें प्रायोरिटी देने वाली हूँ मैं सबसे पहले ही सीटेट का। तो पहला है आपका हिंदी, ठीक है ना। हिंदी सीडीपी, सीडीपी हो जाएगा। और आपका तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ईवीएस एंड एसएसटी, ठीक है ना। इनको लेकर मैं चलूँगी तीन को, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपका इंग्लिश का और संस्कृत का करवाऊँगी। हालांकि मेरा कमांड इन्हीं तीनों पे रहने वाला है ज़्यादा, क्योंकि आपका जो इंग्लिश है या फिर संस्कृत है, ये बच्चों को ठीक है, आता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसएसटी आपका जो सेकंड पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेकंड पेपर का एसएसटी और ईवीएस पे मैं फोकस करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो डेली आपके ये 3 क्लास रहने वाले हैं, और इनमें से 30 प्रश्न आपके हर सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। तो ये मैंने आज इसलिए पहला क्लास है, इसलिए मैंने इतना समय ले लिया। कल से आपका इतना समय नहीं लूँगी, आज बताना ज़रूरी था। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और 21 तक आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज़ आपको स्लो मिलेगी, ठीक है ना। बाकी कल से आपका ठीक हो जाएगा, सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा, उसके बाद आवाज़ भी आपको अच्छा क्लियर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का। और शुरुआत करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है, और ये हमारा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, सीडीपी है, आपने देख लिया ही होगा, ठीक है ना। तो सीडीपी में पहला क्वेश्चन है, कथन दिया है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास के दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है, आर दिया है, तर्क इसका, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ये बात गलत है। सभी बच्चों के लिए विकास
एक समान नहीं होता है बल्कि व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, ये बात गलत है। सटीकता से नहीं मापा जा सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए और आर दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे, बात करते हैं हम। डिस्क्रिप्शन देखिए, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया यानी मल्टीपल है, जिसमें वृद्धि के साथ साथ अन्य अनेक बातें समाहित यानी शामिल होते हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं, यानी नई नई चीज़ें बदलाव होते हैं बच्चों में। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो है विकास अलग अलग तरीके से होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत लेट होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती हैं? तो यह करता है आपका क्या, समीप दूराभिमुखी यानी जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, एक बच्ची जो फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना और छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, यानी समीप दूराभिमुखी को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास निकट से दूर की ओर से के क्रम का अनुसरण है, यानी सबसे पहले जो पास में है उस पर जो है कार्य होता है, उसके बाद दूर पे। तो इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना एवं नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में, यानी जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यही कहना चाहता है, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, ठीक है ना। तो ये आपका था समीप दूराभिमुखी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये सही बात है। विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, सही है। फिर आपका आता है, विकास की दर एक समान व सार्वभौमिक है, तो एक समान नहीं होता, एक गलत बात है। हर बच्चे के जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। और चौथा है आपका, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, यानी यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसी कई स्रोतों से सीखते हैं, ये बात सही है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए सीखा जाता है, ये बात भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो शिक्षिका होती है उसे क्या करना चाहिए? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हैं तो उनके लिए अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास कराना चाहिए, बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे मूर्त बच्चों की बात हो रही है। तो अमूर्त आपका आता है जो बच्चे आपके किशोरावस्था वाले होते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए आता है अमूर्त। बात करें यहाँ पे, तो वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने के चाहिए, ठीक है ना। फिर हम बात करें, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो बच्चे क्या करें, जो बच्चे जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, या फिर ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्क पूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे वर्गीकृत की बात हुई है, तो वर्गीकृत यानी किसी को वर्गीकृत करना, यानी जोड़ घटाना करना या फिर बांटना, ये सब चीज़ें कौन करता है? यह मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे बात हुई है
कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़ ऑन इंक्रीजनिंग जो है कॉम्प्लेक्स लेवल्स, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके देना। यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यह किस अवस्था की बात है? तो ये पूर्व संक्रात्मक क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होता है, पूर्व परंपरागत, ये 0 से 2 वर्ष होता है। और प्री ऑपरेशनल जो होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त होता है 7 से 10 वर्ष का। और ये अमूर्त जो स्टेज होता है, ये 10 वर्ष से ये अमूर्त वाला जो होता है 10 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना, ये 10 वर्ष से ऊपर का स्थिति होता है। तो बात करें यहाँ पे, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही जो बच्चा होता है वो अपने मस्तिष्क में साइकिल शब्द सुनकर ही अपने मस्तिष्क में क्या करता है? प्रतिबिंब बना लेता है। अगला है आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपने सुना होगा, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के आधार पर बात की गई है। तो ये क्या है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। फिर आप ज्ञान प्राप्ति करने की निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय बात है तो निगेटिव हो जाएगा। अभ्यास व दोहराव, ये बात गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया, और ये चीज़ इन्होंने दिया नहीं है, तो आपका हो जाएगा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। यह लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशना अच्छा करती है। आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? यानी आशना अच्छा करती, आशना जो होती है वो किसी भी काम को अच्छा करने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसे अच्छा समझे, उसे अच्छा जाने। तो ये पारंपरिक में हो जाएगा अच्छा लड़की बनना, अच्छा लड़का बनने की इच्छा किसी के सामने, यानी पेरेंट्स के सामने हो गया, सोसाइटी के सामने हो गया। तो ये चीज़ कि लोग हमें अच्छा कहें, ये चीज़ जो बच्चे पारंपरिक स्टेज में होते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? तो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है या पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र साधन है? ये बात गलत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, या फिर प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा आपका क्या? तो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, यह प्रगतिशील शिक्षा में आता है। लर्निंग हैज़ अ सोशल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? यानी जो 2020 का आपका नीति जो आया था, नई शिक्षा नीति, उसके बारे में है। तो ये जो 2020 की शिक्षा नीति थी, इसने किस पर बल दिया था? तो ये लचीला बहुस्तरीय गति आधारित जो है अधिगम के बारे में बोला था। यानी लचीला होना चाहिए, मल्टीपल लेवल एक्टिविटी होनी चाहिए, इन सब पे बातें हुई थी। अगला है यहाँ पे केवल, तो केवल जहाँ पे होगा तो गलत हो जाता है। मानकीकरण करना भी गलत हो जाता है। और बच्चों के स्मरण की बात होती है तो यहाँ पे भी, यानी जो शब्द एक ट्रिक होती है
कि जहाँ पे आपको नेगेटिव दिख जाती है, कहीं भी नेगेटिव दिखे तो बच्चों को नेगेटिव में नहीं लेना है। अगर नेगेटिव में लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी अगर बच्चा गलती करता है तो वो उसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, ये नहीं देखना है। तो वहाँ पे आपको अपने जो है ट्रिक यही है कि नेगेटिव कहीं दिखता है, केवल दिखता है या फिर ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड दिखता है तो उसे कट कर देंगे, आपको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टी लेवल एक्टिविटी होनी चाहिए, इस बेस पे लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी उसमें बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? यानी हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया था 8 प्रकार की बुद्धि दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, जिसमें अंतःव्यक्ति और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दिया था। तो इसमें ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है ये इसमें से कौन सा दर्शाता है? तो मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, या दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, या फिर खुद को समझने की क्षमता। तो अंत व्यक्तिगत जो बुद्धि होती है ये है आपका खुद को समझने की क्षमता। तो खुद को समझने की क्षमता क्या हो जाएगी? अच्छा, यहाँ पे बात है अंतर्व्यक्ति की। मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, ये अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील, ये भी अंतर्व्यक्ति। और यहाँ पे बात करें जो है अंतर्व्यक्ति, तो ये दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की, यानी किसी और के बाहरी चीज़ के विचारों पर अपने आप को क्या करना, समझना। ठीक है ना। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द जो है आपका इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स। तो ये आपका सी सही हो जाएगा। दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता को हम क्या है, अंतर्व्यक्ति बुद्धि कह सकते हैं। इसमें बात है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, ही याद करना ज़रूरी है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के से तात्पर्य दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता से है। यानी इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों और अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, क्या करता है, किसी भी सामने वाले से बात करके उसके बारे में समझना, उसको समझता है, उसके व्यवहारों को समझता है, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को समझता है, फिर उसी अकॉर्डिंग उसे समझाता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट की ऐसा करता है। ठीक है ना। वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है? तो ये भाषा। वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिया है वो भाषा को दिया है। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा ये जीन पियाजे की देन है। तो यहाँ पे भाषा को प्रायोरिटी वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की का कहना है बालक 2 प्रकार से भाषा को सीखते हैं। कैसे? एक आंतरिक विचार से यानी अशाब्दिक रूप से, और एक बाहरी विचार यानी शाब्दिक रूप से। अर्थात बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी टूल मानते हैं। इनके अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। यानी जब भाषा नहीं होगा तो व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर सकता है, यानी उसकी जो बुद्धि है उसकी विकास नहीं हो सकती। संज्ञानात्मक का जो संबंध है वो बुद्धि से ही है आपका। तो बुद्धि आपका संज्ञानात्मक, जहाँ पे बात आती है संज्ञानात्मक, वहाँ समझ जाएंगे कि बुद्धि से रिलेटेड है। बच्चों के सीखने के लिए जो है, बच्चों के सीखने का जो आकलन है, तो बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को यानी जो अध्यापिका है या अध्यापक है, किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए अगर बच्चे के सीखने के आकलन को अगर जानना है? तो क्लासरूम इंटरेक्शन यानी कक्षा में की गई गति, अंतःक्रिया, या प्रोजेक्ट्स या पोर्टफोलियो
तैयार करना या फिर सेल्फ असेसमेंट आत्म आकलन करना। तो बच्चों के सीखने की जो बात हो रही है तो यहाँ पे सभी हो जाएगा क्योंकि सभी पॉजिटिव में जा रहे हैं। कक्षा में की गई अंतःक्रिया, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स भी के द्वारा भी हो सकता है, पोर्टफोलियो भी तैयार होता है और आत्म आकलन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय की शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो जानकारी देता है यह विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस बात की जानकारी देता है मूल्यांकन। अब जब मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के बाद ही आपको पता चलता है कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उसमें क्या बदलाव करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या शामिल करना है, सब चीज़ों पे बात होती है। बात करें पे विद्यार्थी का उसके सहपाठी की तुलना की बात है तो ये गलत हो जाएगी। और विद्यार्थी के सीखने में कमियों का अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, ये बात भी गलत है। रटने की बात नहीं करनी है। तो बेस्ट आपका जो है ये हो जाएगा विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस बात का उद्देश्य है मूल्यांकन का। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, ये परख आपने सुना होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा तो, और ये पेट के टाइम पे भी प्रैक्टिस में आया होगा। तो ये है यहाँ पे बात करें कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, इसके बजाय कि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण को, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। परख आपने सुना होगा, परख शिक्षा से संबंधित है और ये जल्द ही जो है चलाया गया, ठीक है ना। नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना हुई थी, तो ये परख है, ठीक है ना, ये सेंट्रल लेवल पे है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है। पहला समावेशन में बाधक है तो दूसरे के लिए परस्पर कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, बात सही है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थी, अब जहाँ पे केवल आ जाएगा यहीं पे गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये ऐसे पहचानते हैं निगेटिव को, ऐसे ही पकड़ना है आपको कि जहाँ पे केवल दिख जाए, निगेटिव वर्ड्स दिख जाए, वहीं पे आपको तुरंत सही करके निकल जाना है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। हाशिए क्या होता है तो इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये मार्जिनलाइज्ड है और इसमें बात करें तो हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा क्या उत्पन्न होती है। तो ये शैक्षिक स्थानों तक पहुँच या अधिकारों में समता या भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिकाग्र, सोशल स्टिग्मा में ही इसका प्रॉब्लम होता है, ये बाधा उत्पन्न करता है सोशल स्टिग्मा। बाकी सब ठीक है। एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेस ये हो सकता है। इक्विटी इन राइट्स, अधिकारों में क्षमता भी होता है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, भाग लेने का अवसर भी होता है। बाकी ये जो है सोशल स्टिग्मा यानी सामाजिक वर्तिकाग्र हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। कलंक एक सामाजिक घटना है जो किसी विशिष्ट सदस्य या समुदाय के समूह को हाशिए पर ले जाती है। समाज के अन्य सदस्यों द्वारा पूर्वाग्रहों के परिणाम स्वरूप कलंक भेदभाव और गरिमा की हानि की ओर ले जाता है। शैक्षिक स्थानों तक पहुँच, अधिकारों में क्षमता, भाग लेने का अवसर आदि हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायता उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाना है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता की बात हुई। अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो लिखने से संबंधित आपका क्या हो जाता है डिस्ग्राफिया। अब इसका एक ट्रिक है
कि आप जो ग्राफ बनाते हैं वो लिखकर बनाते हैं, ठीक है ना। जो भी आप ग्राफ बना रहे हो वो क्या होता है, आप लिखकर ही बनाते हैं पेंसिल से ड्रॉ करके। तो ये ग्राफ ही आपको क्या कह देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। इस तरह आप याद रख लेंगे, यानी लिखने की बात है तो लिखने से संबंधित आपका क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। डिस्प्रैक्सिया बच्चों में शारीरिक गतिविधि विकास संबंधित विकास अकेले हो सकता है या इसके साथ दूसरे शारीरिक विकास संबंधी विकार को हो सकता है। तो ये डिस्प्रैक्सिया जो है ये शारीरिक गतिविधि से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित है, जो बच्चे कैलकुलेटिंग नहीं कर सकते, गणित को समझने में काफ़ी जिसको कठिनाई होती है उसको डिस्कैलकुलिया की दिक्कत होती है। और डिसलेक्सिया की बात करें तो वाक विकार यानी पढ़ने में दिक्कत होती है, तब क्या होता है डिसलेक्सिया। यानी बात करें अगर तो लक्ष्या यानी लक्ष्या को कुछ बच्चे होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है ना, इस हिसाब से आप इसे बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये श्रवण यानी जो सुन नहीं सकते बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कौन सा अभ्यास इसमें, तो विद्यार्थी को अपने आप से बात करके सोचने दें। विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, ठीक है ना। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें। अब बच्चा सुन ही नहीं सकता तो टेप पर क्या सुनेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दे, तो यहाँ पे बात करें अगर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा ये करेगा, क्या बाधित करेगा। यहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। विद्यार्थी को अपने आप से बात करके सोचने दें। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय यानी जगह लिखित परीक्षा दें, ठीक है, लिखित परीक्षा दे सकते हैं। तो इसमें सरल बाधित कहाँ से हो गया। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें। तो ये चीज़ मुझे गलत लग रहा है, 1 मिनट में ज़रा देख लेती हूँ, ठीक है ना। इसे हम स्किप करते हैं, ठीक है ना, इसे हम स्किप करते हैं। इसके बारे में मैं कल बात करूँगी अलग से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसमें कौन सी विशेषता होती है। तो धीमी समझ रखता है, नहीं। जिज्ञासा की कमी होती है, गलत बात। सोचने में सटीकता की आवश्यकता होती है, यही बात सही है। नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग यानी सटीकता की आवश्यकता होती है। आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, आसान कार्य नहीं चुनता है बल्कि कठिन कार्य ही चुनता है। तो निगेटिव नहीं लेना है। अगर इस बात को ध्यान रख लिया कि निगेटिव नहीं लेना है तब तो आपका कल्याण है, ठीक है ना, तुक्का भी मार सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को क्या करती है, बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है यानी सरल। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो संकल्प कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी संकल्पना मानचित्रण पर, या डी जो है संदर्भहीनता। तो संदर्भहीनता की बात आ जाती है, यही गलत हो जाएगा, इससे उसको बचना चाहिए। रूप
रेखीकरण करना चाहिए, सही है। सारांशीकरण होना चाहिए भी, ठीक है, लेकिन संदर्भहीनता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात गलत है, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो संप्रत्यय की बात है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड। तो बात करें यहाँ पे नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, या फिर नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, या विषय से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों का मिश्रित कर दें। तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा बी, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। ये बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को करना चाहिए क्या, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर दें। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो बोरियत है, नहीं है, बोरियत तो है, तनाव भी है, भय भी है, जिज्ञासा नहीं है, ठीक है, जिज्ञासा नहीं है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। जैसे ऐसी उदाहरण को एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद रूप या फिर एक अपवाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक आद रूप। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहते हैं, आदि रूप कहते हैं, ठीक है ना। आदि रूप क्या होता है। तो आदि रूप एक किसी वस्तु या उत्पाद को बनाने से पहले बनाया गया उसका एक नमूना यानी प्रतिरूप या अधूरा संस्करण होता है। जैसे प्रस्तावना हो गया, या फिर कोई भी आप मान लीजिए जो है, समझ लीजिए नमूना तैयार करना है, इंट्रो समझ लीजिए एक तरफ से। तो जिसे उसे भविष्य में बनाए जाने वाले उत्पाद के बारे में सीखने, उस पर अनुभव पाने और उसे समीक्षकों को सिखाकर उस पर प्रतिपुष्टि पाने के ध्येय से बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो होता है। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस विकास को सुगम बना रहा है। फिर से देखते हैं, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस विकास को सुगम बना रहा है। यानी जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक क्षमताओं पर उसको चिंतन करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो इसमें रट कर याद करना ये गलत बात हो जाता है, मेटा कॉग्निनेशन हो जाएगा। मेटा कॉग्निशन अधिसंख्या हो जाएगा, ठीक है। घोषणात्मक ज्ञान ये गलत बात है, डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान ये भी नहीं होगा, तो अधिसंख्या हो जाएगा। यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें देखिए मेटा कॉग्निशन का अर्थ हमारे सोचने के तरीके और हमारी संज्ञानात्मक रणनीतियों से अवगत होना है। जब हम सीखते हैं तो इसमें हमारे स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रिया का नियंत्रण और पर्यवेक्षण शामिल होता है। अभिज्ञान
की क्षमता को विकसित किया जा सकता है और यह शैक्षिक सफलता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे बात की गई है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किससे महत्व पर बल देती है? तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, या वेदन और बार बार अभ्यास पर, या सामग्री को रट कर याद करने पर यह बात गलत है, या फिर उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर। तो यहाँ पे सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर ध्यान देता है। ठीक है ना। अगला है किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। ऐसा गलत बात है, भ्रमित क्यों करना है? विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इस नकल करने के लिए कहें, यह बात भी गलत है। ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें या जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो यहाँ पे स्कीमा की बात हो रही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा संकेत दे जो स्कीमा रचना को सक्रिय करे। ठीक है ना। अगला है शिक्षण अधिगम। कथन दिया है, कथन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ये बात सही है। अगला भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। ये बात गलत है। ठीक है ना। तो ये बात गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है अधिगम की असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। तो लाचारी यहाँ पे महसूस नहीं होता है, ये तो पॉजिटिव सोच रहा है। फिर बात है प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, ये भी पॉजिटिव बात है। बात करें अगला, तो अगला है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रित हैं या फिर शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित है। और अनियंत्रित आपका निगेटिव शब्द है और जहाँ पे निगेटिव हो जाएगा वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही हो जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा या जो आंतरिक आपके मन से आता है। तो माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए ये बाहरी प्रेरणा होती है। ठीक है ना। एक गतिविधि के में रुचि के कारण अध्ययन। तो ये रुचि के जो कारण यानी आपका जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को करने में आंतरिक रूप से, तो इंटरेस्ट रुचि होना ये हमारा आंतरिक मोटिवेशन होता है। और बाहरी मोटिवेशन पेरेंट्स से दंड पाने के बचने से, या फिर प्रशंसा पाने के लिए, या फिर प्रतियोगिता में जीतने के लिए, ये सारी चीज़ें ये जो है बाहरी मोटिवेशन है। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर है तो ये आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।